हाय फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं ऐसी बुक की लिस्ट जिसमें आपको बेस्ट बुक के बारे में बताया जाएगा जो कि क्लास 10th में आपको 95 प्लस स्कोर करने में हेल्प करेगा बोर्ड्स में। तो फिर इसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या आरएस पढ़नी चाहिए या फिर एस चांद, ओसवाल, एडुकार्ट, दिशा, एग्ज़ाम आइडिया, एग्ज़ाम क्लियर। इन सब बुक्स का कलेक्शन मेरे पास है और इन सब को देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कौन सी बुक काफ़ी अच्छी होगी या फिर कौन सी बुक में उतना अच्छा क्वेश्चंस या फिर क्वालिटी उतना नहीं दे रही है कौन सी बुक, और कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट होगी मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो आप इसके बाद अगर सोच रहे हो कि मैं 9th में उतनी अच्छी मार्क्स मेरे नहीं आए थे, तो फिर 10th में क्या मैं 95 प्लस स्कोर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो आप 9th से कोई इसका ये नहीं है कि अगर आप 9th अच्छे से नहीं पढ़े तो 10th नहीं पढ़ पाओगे। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने 9th उतना अच्छा नहीं किया बट 10th में वो एकदम कहते हैं ना कि स्कूल में टॉप करना या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिस्ट में आना, वो उस कैटेगरी में चले गए। तो इन्हीं सब कुछ बुक्स की हेल्प से वो भी गए हैं। मैंने उन सब से भी बात किया, सब कुछ जानने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि आपके लिए भी कोई हार्ड नहीं है इन बुक्स इन चीज़ों को करना, आप ये आसानी से कर सकते हो। तो बस आप मेरे साथ इस वीडियो लास्ट तक देखें, मैं आपको बताऊंगा किस बुक के अंदर क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल एजुकेशन एज 9th एंड 10th को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब आगे जा कर के सारे लेक्चर्स और जो चैप्टर वाइज जो कंटेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इन सब बुक का आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो सारांश होता है ना, समरी, वो मैं आपको दूंगा जिससे कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने 10th में बोर्ड्स में। और अपना एक होता है ना कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बट एक इमेज इससे अच्छा बनता है, तो वो आप बना सके अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर और जो नेबरहुड में, उनमें आप अच्छा एक रहेगा आपका। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे हमारे साथ ये वीडियो देखिए। तो इसमें सबसे पहले है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसमें थ्योरी और क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडेक्स क्वेश्चन है कुछ और उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो वो उसको आप बेस बना करके पढ़ सकते हैं। उसका थ्योरी अगर आप समझ गए तो समझिए कि आप 90% चीज़ों को समझ चुके हैं, क्योंकि थ्योरी उसका काफ़ी हार्ड होता है। एकदम समराइज्ड फॉर्म में उसको सही से समझने के लिए ही एक बुक की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए उसका थ्योरी और क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बोर्ड्स में कुछ है ही नहीं। तो इन चीज़ों को करने का, क्योंकि एनसीईआरटी को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इससे हमारा 90% टू 95% स्कोर हो जाता है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 85 टू 95 आपके लिए कुछ नहीं है, आप आसानी से स्कोर कर लीजिएगा। बट उसको समझने के लिए ही और दूसरे बुक्स की नीड होती है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि और कौन कौन सी बुक्स चाहिए होगी। तो जैसे देख लीजिए कि एग्ज़ाम क्लियर है, तो एग्ज़ाम क्लियर आता है मैथ्स एंड साइंस की। इन दोनों का एग्ज़ाम क्लियर आपको पक्का लेना चाहिए एनसीईआरटी के साथ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका एक बेस जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, जैसे कि कोई भी आईआईटी सबका भी तैयारी करना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन से पहले आपको एनसीईआरटी का एग्ज़ाम क्लियर का क्वेश्चन बन जाए तो फिर आप आगे फाउंडेशन बना पाएंगे। तो एग्ज़ाम क्लियर, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो कि एनसीईआरटी में इजी होता है बट वही एग्ज़ाम क्लियर काफ़ी हार्ड हो जाता है, उसका कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होता है। तो वो बनाने के लिए आपका एक अच्छा स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। तो वो आपका स्टैंडर्ड बन जाता है एग्ज़ाम क्लियर बनाने से।
तो फिर उसके बाद और देखिए फिर हो गया हमारा बात ये आरडी और आरएस का। तो दोनों अच्छी किताबें हैं। ये मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मैथ्स के लिए सही है। तो इसमें जैसे आरएस अग्रवाल में क्या है कि इजी है कंपैरेटिवली आरडी से देखा जाए। आरडी थोड़ा हार्ड हो जाता है, आरएस थोड़ा इजी होता है, क्योंकि इसमें मतलब उतना नहीं होता है। एक बेस जो होता है ना इजी से हार्ड की तरफ जाता है, तो इजी टू हार्ड होता है ये। तो ये ठीक होता है बनाने में। आप अगर स्टार्टिंग से एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करें तो आपका ये कह सकते हैं कि मैथ्स में अगर आप ये बना लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ साथ जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो सब कवर होता है इस दोनों किताबों में। तो अगर आप आरएस बना लेते हैं तो ये भी सही होता है बोर्ड्स के पर्पज़ के लिए। और वहीं पे आरएस तो काफ़ी स्टैंडर्ड किताब हो जाती है, स्टैंडर्ड बुक। मतलब आप इसमें क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो भी हार्ड होते हैं और ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। और क्वेश्चंस आरएस अग्रवाल से भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो उसके लिए आप अगर आरडी प्रेफर करना चाहे वो भी सही है, बट अगर आरएस जो ज़्यादा उतना नहीं करना है, मुझे ठीक ठाक पे रहना है, तो उसके लिए आप आरएस पे भी रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर अब इसके बाद बात आ जाती है कि मैथ्स तो सही है, मैथ्स में तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसके बाद फिर इन दोनों में से कोई एक कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। तो फिर इसके बाद साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में एस चांद साइंस के लिए अच्छी किताब है। इसमें साइंस में भी ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप कह सकते हैं कि अच्छी किताब है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री और बायो का क्या होता है कि आपका उतना ज़्यादा मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है और उतना टाइप्स नहीं होता है एनसीईआरटी का बायो और केमिस्ट्री में। तो आप एस चांद भी बना लेते हैं और उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एनसीईआरटी के बाद ये करते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एनसीईआरटी को समझने के लिए एस चांद एक काफ़ी अच्छी किताब है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो इससे आपका केमिस्ट्री और बायो अच्छा जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। और उसके बाद फिर आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स में तो समझिए कि अगर आपको दिशा के ऊपर देखा जाए तो दिशा की काफ़ी अच्छी किताब है। वो मैं मतलब खुद भी देखा हूँ कि दिशा आपको एकदम एक होता है ना कि नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस वो उसमें है, क्योंकि दिशा का जो फाउंडेशन है वो तो फिज़िक्स के लिए बेस्ट है, बेस्ट फॉर फिज़िक्स। ये मैं खुद भी देखा हूँ कि मतलब 10th की तो जो बातें हैं वो तो है ही, साथ में 11th 12th का भी एक छोटा सा ये दे दिया है। और सबसे रिलेटेड आपको होता है कि आपका सब कुछ कवर किया है, तो सब कुछ से हर एक चैप्टर से रिलेटेड आगे भी थोड़ा बता दिया है। तो आप उसको अगर देखते हैं तो इससे आपका जो मतलब उसमें कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी इतना ज़्यादा है कि अगर आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो इससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप दिशा भी जा सकते हैं, दिशा भी कर सकते हैं। और दिशा का वैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो भी आता है। तो केमिस्ट्री एंड बायो अगर आप जो करना चाहते हैं कि मतलब मुझे नीट निकालना है तो वो उसका बायो ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब बायो आप खरीद सकते हैं। उससे मतलब आपका सही रहेगा, जो बायो का भी अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा तो नीट निकालने में आपको आसानी होगी। वहीं पे अगर आपको आईआईटी में जाना है या फिर नीट में जाना है तो फिज़िक्स तो आपको चाहिए ही, तो फिज़िक्स आपका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और केमिस्ट्री में होता है मतलब उतना हार्ड नहीं होता 9th 10th का केमिस्ट्री, तो इस कारण से आप केमिस्ट्री का नहीं भी लीजिएगा तो चलिएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसके बाद फिर अब बात करते हैं कि मैथ साइंस तो हो गया, एसएसटी में काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को, तो एसएसटी कैसे करें। तो एसएसटी के लिए सबसे बेस्ट किताब एसएसटी में आपका एनसीईआरटी के बाद मतलब एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट होता ही है, उसका थ्योरी आप समझ लेते हैं तभी आगे कुछ कर सकते हैं।
कोई भी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए फिर आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। ऐसे एनसीईआरटी को समझ के फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें, तो उसके लिए एडुकार्ट का जो बुक है, जो कि दिगराज सिंह के द्वारा आया है, तो उनका आप बुक बाय कर सकते हैं। वो मतलब बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस तो इतना सारा है कि आप अगर उतने ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका कहीं उससे बाहर आ ही नहीं सकता। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और अदर इतने सारे क्वेश्चंस, मतलब इतने तरह के क्वेश्चंस हैं, एसर्शन रीजन, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जितना भी न्यू एकदम सिलेबस जो है उसके बेस्ड पे ये बुक है। तो आप अगर उस बुक को भी बाय करते हैं तो फिर समझिए कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे बाहर कुछ नहीं जाना है आपका। तो उसके लिए, क्योंकि देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 क्वेश्चन हर चैप्टर में है। ईच चैप्टर में आपका इतना क्वेश्चंस है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी एडुकार्ट से। तो एडुकार्ट का साइंस एसएसटी का जो बुक है वो आप पक्का, मैं कह सकता हूँ कि आप अगर बाय करेंगे तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। वो आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि उसमें इजी वे में कॉन्सेप्ट भी समझाया है और उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस भी इतने सारे हैं जो कहना ही नहीं कुछ। तो आप एडुकार्ट उसके लिए बाय कर सकते हैं। अब फिर आ जाता है कि ये इंग्लिश सबका करना है, तो इंग्लिश में तो एग्ज़ाम आइडिया काफ़ी अच्छी किताब है। इस बुक को आप करने के बाद क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे शॉर्ट रिवीजन में, क्योंकि आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन सब होता है वो लिटरेचर से जो आता है, तो उसमें आप स्टोरी एक बार समझ जाएं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। और स्टोरी समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि एकदम शॉर्ट रिवीजन करवा दिया जाता है। उसमें काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टोरी बना करके समरी बता दिया जाता है। और समरी से तो आप आसानी से कोई भी, मतलब एग्ज़ाम में मैं खुद भी यही करता था कि जो भी मतलब ये चैप्टर है उसका शॉर्ट रिवीजन, मतलब समरी करके फिर उसके बाद तो आपका आसानी से हो जाता है पूरा चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है। अगर आप समरी अच्छे से समझ गए तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम आइडिया में शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। तो इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग देखिएगा कि होगा। तो इस कारण से आप ये बुक को बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करना चाहें तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें सब कुछ आपको मिल रहा है। तो ये आप इंग्लिश के लिए, और साथ में इंग्लिश एंड जो बच्चे संस्कृत ऑप्ट किए हैं, संस्कृत के लिए भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो इन दोनों में आपको सब कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। संस्कृत और इंग्लिश दोनों भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो वो प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। तो इस कारण से आप एग्ज़ाम आइडिया बाय आपके लिए करना हेल्पफुल होगा इस इंग्लिश और संस्कृत का। तो फिर उसके बाद अब आता है कि ये सब जब हो जाए तब आप आ सकते हैं ओसवाल पे, क्योंकि इस बुक को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। ओसवाल इतना अच्छा, मतलब अभी परफॉर्म हो रहा है इसका, कि इस बुक के बिना तो बोर्ड का प्रिपरेशन एकदम से मतलब समझा ही नहीं जा सकता कि हो सकता है। तो इस कारण ओसवाल खरीदना एकदम नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो है सो क्वेश्चन बैंक से हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, तो वो बहुत अच्छा रहता है। आप अगर क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लगा लेते हैं, कर देते हैं काफ़ी अच्छा अमाउंट में, तो फिर आपको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। और इससे आपको ये भी समझ में आता है कि बोर्ड में एकदम से मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, जिससे कि
आप समझ पाइएगा कि बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से रहता है, तो आप उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन को आसानी से कर पाइएगा। क्योंकि ओसवाल का जो आता है सैम्पल पेपर, उसमें अगर आप स्कोर कर लेते हैं 70+, तो आप समझ सकते हैं कि 80 आना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप ले आइए। कि ओसवाल का थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है, उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है इसमें बोर्ड में। तो इससे क्या हो जाता है कि थोड़ा हाई का आपका प्रैक्टिस हो गया तो आपका इजी बन जाता है। तो इजी सेट आपसे बन जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि 70+ आपको 80 के अराउंड में मार्क्स लगा के दे देगा। तो इस प्रैक्टिस के लिए आप उसको बाय कर सकते हैं। तो वो अब आएगा मतलब जुलाई अगस्त तक में, उसका सैम्पल पेपर जब आएगा तो आप तब बाय कर सकते हैं। और वैसे क्वेश्चन बैंक चाहे तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक वो अभी मतलब मार्केट में है, तो वो आप खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर वाइज हो जाएगा आपका प्रैक्टिस। फिर उसके बाद अब ये सब बुक तो आ गया, इस सब को पढ़े कैसे। और क्योंकि बहुत बच्चों का होता है कि बुक्स तो खरीद लिया काफ़ी सारा, बट पढ़ाई ही नहीं हो पाती, सही से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं भैया, अब कैसे पढ़ें। तो इस कारण से आप यूज़ कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स का, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर पाएँ। तो इफ़ेक्टिवली स्टडी के लिए आपको देखना होगा कि अपने डेली गोल्स आप सेट कीजिए कि डेली का मुझे इस सब्जेक्ट में इतना टॉपिक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में इतना टॉपिक पढ़ना है। डेली आप 2 सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और दोनों का थोड़ा थोड़ा चैप्टर आप रिवाइज़ कीजिए। तो फिर इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और आसानी से सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ये आप डेली सुबह में सेट कीजिए कि मुझे इस तरह से ये आज पढ़ना है और इतना टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है, ये आपका डेली गोल होना चाहिए। तो इससे थोड़ा थोड़ा बूस्ट होता जाएगा आपका स्टडी और आप काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली स्टडी कर पाएंगे। उसके बाद आता है इनफ स्लीप। आपको सोने में कोई कटौती नहीं करनी है। सोने के बिना तो समझिए कि आप सही से सो नहीं रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आपको एक अच्छी खासी 6 आवर की 7 आवर्स की स्लीप लेनी नेसेसरी है। उसके बिना आप सही से आपका बॉडी वर्क ही नहीं करेगा। फिर आप कितना भी पढ़ेंगे कुछ दिमाग में जाना ही नहीं है, आप सही से कर ही नहीं पाइएगा और कुछ भी आपके माइंड में स्टोर ही नहीं होगा। तो इस कारण से आपको ये करना होगा कि अच्छे से स्लीप लें। फिर आता है कि मैनेज योर टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट पे मैं एक और वीडियो होगा तो कुछ दिनों में लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद भी ये प्रॉब्लम फेस किया है कि आप सही से स्टडी करने के लिए जब कोचिंग हो जाता है फिर ट्यूशन हो जाता है तो और उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता सही से, जिससे कि आप होमवर्क्स भी कंप्लीट कर लें और इधर भी ये सारे चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से समझ करके पढ़ें। इसके लिए उतना अच्छे से टाइम नहीं मिल पाता। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। तो वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अपने टाइम को आप कहीं भी कोई भी वर्क करते हुए बीच में आप कैसे अपने टाइम को निकाल सकते हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकें। तो वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि मेक प्रॉपर स्टडी रूटीन। ये स्टडी रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको स्टडी रूटीन आपका बना रहेगा तब फिर आप समझ पाइएगा कि हाँ मुझे आज इस तरह से इस टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में क्या करना है, जो सब आपको पता चल पाएगा। तो इसके लिए स्टडी रूटीन आपका बनाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, जो कि फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का और ये सेकंड वीडियो है। तो आप उसको देख करके अपना स्टडी रूटीन उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब बच्चों के लिए सही हो। तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि आपको किस तरह से उसको सेट करना है। तो वो एक मैंने पैरामीटर बता दिया, आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी रूटीन बना सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं और उसमें चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि और उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि और भी बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज योर नोट्स। ये नोट्स को ऑर्गेनाइज करना
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करना होता है उस वक्त आपका नोट्स अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप सही से रिवीजन नहीं कर पाइएगा, और फिर पता चलेगा कि हाँ एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन आया था बट वो कहीं और किसी कॉपी में था, इसका आंसर मैं देख नहीं पाया या कुछ हो गया, तो इसका आंसर फालतू में आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है और सही से आप अपना नोट्स ऑर्गेनाइज कीजिए, तो वो कर सकते हैं। और साथ में मैं भी जो होगा जितने वीडियोस बनाऊंगा और आगे उसमें मैं आपका सभी चैप्टर्स का नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही फ्लैश कार्ड टेक्निक में नोट्स बनाऊंगा, जैसे कि मैंने अभी नोट्स तो रेडी कर लिया है चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, तो वो भी होगा तो कुछ दिनों में आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने कैसे नोट्स बनाया, तो वैसा ही नोट्स आप बना सकते हैं। और उस टाइप का नोट्स मैं अभी सभी चैप्टर्स का डालूँगा, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, इन सब का मैं बनाने वाला हूँ, तो आपको मैं सब अपलोड करूँगा इस पर, तो आप उन सब को भी देख सकते हैं और उससे भी अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मैं ये बताऊँगा कि आप जैसे देखिए कि अपना नोट्स आप खुद बनाइए, इसको एक पैरामीटर के लिए देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, फिर आप खुद से भी बना पाइएगा। और ये भी देख सकते हैं कि हाँ इस चैप्टर का ऐसे बना हुआ है, तो आप मेरे वीडियोस को देख करके समझ के फिर आप नोट्स बनाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने जो नोट्स बनाए वो थोड़ा यूनिक आपको रहेगा, क्योंकि वो इसी फ्लैश कार्ड टेक्निक में तो वो फटाफट आपका रिवीजन हो जाता है, एक काफ़ी यूनिक मुझे ये देखने से लगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर अटेंड क्लासेस, जो आपका क्लासेस होता है उसको अटेंड कीजिए, जिसमें मतलब आपको ये है कि हाँ इस क्लासेस में मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाले हैं कोई टीचर, या कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उस क्लासेस को मिस आप मत कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि उन क्लासेस को मैं अच्छे से अटेंड कर, और उन क्लासेस को अटेंड करके आप अपने आप को मतलब देख सकते हैं कि हाँ इस क्लासेस जिस क्लास में अच्छे से पढ़ाई हुआ होगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, जो ये मैंने अटेंड किया है तो अच्छा था करने के बाद। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि क्लासेस को आप सारे अटेंड कीजिए। फिर उसके बाद बात आती है कि सभी क्लासेस को अटेंड करने के तब तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा, तो वो टाइम बचाने के लिए देख सकते हैं कि आप ये सभी क्लासेस को मत अटेंड कीजिए, जिसमें आपको मतलब होता है कि आज दिन में जो है सो ये कुछ पीरियड हैं जिसमें मतलब अच्छे से जब आपको पता चले कि हाँ इसमें ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई होने वाली है, अच्छे से पढ़ाई होती है, तो उस क्लासेस को आप अटेंड कीजिए। बाद बाकी आपको डेली स्कूल जाना भी ज़रूरी नहीं है, तो वो सब मैं आपको कुछ कुछ टेक्निक्स आगे और बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब टेक्निक्स से आप अपने स्टडी को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है कि कुछ मैं मोटिवेशन भी दे देता हूँ कभी कभार। तो जैसे देखिए कि पुश हार्डर देन योर स्टडी इफ़ यू वांट बेटर टुमारो। तो अगर आप अपने कल को अच्छा देखना चाहते हैं तो आपने कल जो मेहनत किया उससे थोड़ा सा ज़्यादा आज अपने आप को पुश कर दीजिए, तो आपका टुमारो ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगा, और फिर टुमारो भी आप ऐसा ही बेटर कीजिएगा तो उससे आगे आपका जो है सो और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो बस इसी के साथ स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, और हमारे चैनल एजुकेशन इज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि 9th 10th का भी आया है। धीरे धीरे हम भी एक्सपेंड करेंगे, तो अभी 9th 10th का ही पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ को आप एंजॉय कर सकते हैं।